में महत्वपूर्ण है। भूमि उपयोग की सीमा, कृषि के प्रकार व अन्य कृषि की जटिलताएं प्राकृतिक कारकों के द्वारा निर्धारित होती हैं। किसी भी प्रदेश में कृषि का विकास वहाँ के प्राकृतिक वातावरण के द्वारा निर्धारित होता है। कृषि की दशाएं, जिसके अंतर्गत कृषि की दशाएं भौतिक पर्यावरण के निर्धारित होती हैं। भौतिक पर्यावरण के कारकों में हम मुख्य रूप से धरातल, जलवायु, मिट्टियाँ, भूमिगत जल को शामिल करते हैं। यदि कृषि के विकास को हम देखें तो कृषि का विकास प्रारंभिक समय में नदी घाटियों में प्रारंभ हुआ एवं विकसित हुआ, क्योंकि नदी घाटियों में कृषि के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं विद्यमान थी। चाहे सिंधु नदी घाटी की सभ्यता हो, चाहे नील नदी की घाटी सभ्यता हो, चाहे मेसोपोटामिया की सभ्यता क्यों न हो, कृषि को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाले भौतिक दशाओं में धरातल, मिट्टी, जलवायु मुख्य कारक रहे हैं। ये कारक ही किसी क्षेत्र विशेष में एकाकी कृषि प्रदेश को विकसित करते हैं या किसी प्रदेश में बहुफसली प्रदेश के रूप में विकसित करते हैं। भौतिक कारकों में हम मुख्य रूप से 4 कारकों को शामिल करते हैं: धरातल, जलवायु, मिट्टी तथा भूमिगत जल। भौतिक कारकों में हम सर्वप्रथम लेते हैं धरातल। धरातलीय दशाएं कृषि को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं, क्योंकि धरातल के आधार पर ही फसलें उगाई जाती हैं। धरातलीय भू आकृतियाँ, जिसमें मैदान, पर्वत, पठार शामिल करते हैं, इन भू आकृतियों में अलग अलग प्रकार की फसलें उत्पन्न की जाती हैं। धरातलीय दशाओं में 2 कारक मुख्य रूप से कृषि फसलों को प्रभावित करते हैं: धरातलीय ऊंचाइयाँ एवं धरातलीय ढाल। धरातलीय ऊंचाइयाँ कृषि फसलों को विशेष रूप से प्रभावित करती हैं, क्योंकि धरातलीय ऊंचाई के अनुसार ही तापमान का भी निर्धारण होता है। धरातलीय ऊंचाई के अनुसार वर्षा का भी निर्धारण होता है। धरातलीय ऊंचाई के अनुसार ही हवाओं की गति अधिक या कम होती जाती हैं। धरातलीय ऊंचाइयों के अंतर्गत हम कुछ उदाहरणों को इसके माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे हिमालय पर्वतीय प्रदेशों में 10,000 से 12,000 फीट की ऊंचाई तक कृषि कार्य किया जाता है। वहीं 12,000 से 15 फीट की ऊंचाई पर पशुपालन का कार्य किया जाता है। आल्प्स पर्वतीय प्रदेशों में 3,000 फीट से 6,000 फीट की ऊंचाई पर पशुपालन का कार्य किया जाता है। रूम सागरीय आल्प्स के भागों में एक विशेष प्रकार की गति चरवाहों में पाई जाती है, जिसे ट्रांसहुमेन के रूप में जानते हैं। शीतकाल में ये लोग अपने पशु लेकर घाटी वाले क्षेत्रों में आ जाते हैं। इसके विपरीत गर्मी की ऋतु में ये चरवाहे आल्प्स की ऊंचाई वाले भागों में 8,000 फीट की ऊंचाई तक चले जाते हैं, जहां पर पशुओं के लिए खाने के लिए हरी घास उपलब्ध रहती है। इस प्रकार विभिन्न ऊंचाइयों में जलवायु की विभिन्नताओं के कारण से धरातलीय ऊंचाइयों होने से वनस्पति, पशु एवं फसलें प्रभावित होती हैं। धरातलीय ऊंचाइयों के कारण से जहां तापमान प्रभावित होता है, वहीं धरातलीय ऊंचाई के कारण से वर्षा भी प्रभावित होती है। इसके उदाहरण के रूप में हम भारत के पश्चिमी घाट क्षेत्र को समझ सकते हैं, जहां अरब सागरीय मानसून पश्चिमी घाट के पश्चिमी किनारे के सहारे जब ऊपर की तरफ उड़ता है तो पश्चिमी भागों में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा करता है। लेकिन जैसे ही वह पश्चिमी घाट के पूरी किनारों के सहारे नीचे उतरता है, वैसे वैसे वर्षा कम होती जाती है, जिसे हम वृष्टि छाया प्रदेश के रूप में जानते हैं। धरातलीय ऊंचाई
के द्वारा हवाओं की गति भी निर्धारित होती है। जैसे 1200 से 1500 फीट की ऊंचाई पर हवाओं की गति सामान्यतः 25 मील प्रति घंटे की पाई जाती है। धरातल के अंतर्गत दूसरा कारक जो कृषि फसलों को प्रभावित करता है वह है धरातलीय ढाल। धरातलीय ढाल के अंतर्गत हम इस तीन वर्गों को विभाजित कर सकते हैं: समतल ढाल, तीव्र ढाल एवं मध्यम ढाल। जहाँ पर समतल ढाल होता है वहाँ पर मिट्टी की गहराई अधिक होती है, भूमिगत जल भी पर्याप्त होता है, जहाँ पर फसलों की सघनता अधिक पाई जाती है। इसके विपरीत जहाँ पर ढाल ज़्यादा होता है वहाँ पर चाय या कॉफ़ी जैसे बागान हमें दिखाई देते हैं।